हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फंक्शन में 12th क्लास में आगे बढ़ते हुए अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग 12th क्लास का एक फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसको मैपिंग ऑफ फंक्शन कहा जाता है। किस तरह से फंक्शन का कनेक्शन किया गया है और उसका क्या टाइप्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th एग्जाम के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, इससे बहुत आप लोगों को समझने को मौका मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला आता है फंक्शन 1 फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। पहला फंक्शन कौन सा है? 1 इसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। दोनों फंक्शन को साथ साथ पढ़ते हैं। जो फंक्शन 1 नहीं होगा वही फंक्शन मेनी वन होगा। तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है। जैसे बोले कि डिफिनीशन से आपको पता चल गया कि 1 का क्या डिफिनीशन है, तो आप बोले कि ये फंक्शन 1 नहीं है, तो कंफर्म है कि उस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आते हैं 1 का डिफिनीशन क्या है। ए फंक्शन f such that a to b, एक फंक्शन है जो a से b में है। a को क्या बोलते हैं? डोमेन। b को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो यहां पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल जैसे एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है a से b के बीच में। a से b के बीच में एक फंक्शन को आप लोगों ने डिफाइन किया है f। f एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है। तो a के एलिमेंट्स को कहते हैं डोमेन और b के एलिमेंट्स को कहते हैं कोडोमेन। इज इट सेड टू बी 1 या इंजेक्टिव इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट b। मतलब यहां पे जो एलिमेंट होगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट b इज एन इमेज ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ सेट a। मतलब b में जो एलिमेंट होगा, b के एलिमेंट में जो होगा वो किसी ना किसी एक एलिमेंट का इमेज होगा। एक किसी ना किसी एक एलिमेंट का इमेज होगा, एक से अधिक एलिमेंट्स का इमेज नहीं होगा। तो वैसे फंक्शन को हम लोग 1 कहते हैं। मतलब इसको दूसरे तरीके से बताएं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। मतलब ए का एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब दूसरी भाषा में बोला जाए कि बी में ऐसा कोई एलिमेंट ना हो तो वो ए के किसी एक से अधिक एलिमेंट से कनेक्ट हो, एसोसिएटेड हो। अगर एसोसिएटेड हो जाएगा एक से अधिक तो 1 नहीं कहलाएगा। मतलब एवरी एक्स इन ए एसोसिएट विद डिस्टिंक्ट वाई इन बी। एक्स यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर वाई। यहाँ पर जितने एक्स होंगे वो किसी ना किसी एक वाई से एसोसिएट होंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 कहेंगे। अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मेनी वन। अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मेनी वन। देखिए मान लीजिए बाबू, हम यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहां पर ले लेते हैं P Q R S T। कोई दिक्कत? अब देखिए ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी का एलिमेंट है P Q R S T। तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन। तो कहता है कि यहां पर जो भी एलिमेंट है, नो एलिमेंट ऑफ बी इज एन इमेज ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब जैसे 1 को हमने कनेक्ट कर दिया P से, 2 को कनेक्ट कर दिया Q से, 3 को कनेक्ट कर दिया R से और S को कनेक्ट कर दिया, ये 4 को कनेक्ट कर दिया S से। तो देख रहे हैं इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से कनेक्ट है 1 ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो यहाँ के 2 एलिमेंट का इमेज है, 2 एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 फंक्शन कहेंगे। इसको हम लोग कैसा फंक्शन कहेंगे? 1 फंक्शन। ये आपका 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। 1 फंक्शन का आपको पता है, मैंने फंक्शन में बता दिया कि बी में कुछ एलिमेंट्स बच जा सकते हैं। अब देखिए इसका अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करिएगा। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, 2 एग्जांपल से समझिएगा। ए बी ये एफ से कनेक्ट है, सेम चीज मैं ले रहा हूं एफ। मान लीजिए यहां पर मैंने लिया 1 2 3 4 और यहां पर ले लिया P Q R S T। अब देखिए 1 का इमेज है P और
2 का भी इमेज हो गया P। अब 3 इस तरीके से कर दिए और ये 4। तो B में एक ऐसा एलिमेंट P है जिसका A के 2 एलिमेंट का इमेज है, 1 और 2 का। तो F जो है 1 1 नहीं है, P किसका इमेज है? P किस एलिमेंट्स का इमेज है? 1 और 2 का। मतलब B के पास एक ऐसा एलिमेंट P है जो A के 2 एलिमेंट का इमेज है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये 1 1 जो नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन। जो 1 1 नहीं होता है बाबू क्या कहलाता है? मेनी वन फंक्शन। बात समझे? यही डिफिनीशन मेनी वन में लिखा गया है कि इफ सच दैट A to B एक फंक्शन इज सेड देयर एग्जिस्ट, मतलब ऐसा एग्जिस्ट करे एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट B में हो विच इज इमेज ऑफ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ B। B में एक ऐसा एलिमेंट हो जो A के किसी ना किसी एक से ज्यादा एलिमेंट्स का क्या हो? इमेज हो। तो वैसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। 1 1 कहने का मतलब है कि आप ये P किसका इमेज है? सिर्फ एक एलिमेंट का, 1 का। Q किसका इमेज है? 2 का। R किसका इमेज है? 3 का। S किसका इमेज है? 4 का। सिर्फ एक एक एलिमेंट का इमेज है। तो वैसे फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन कहेंगे। P किसका इमेज है? 2 एलिमेंट का, 1 2, कम से कम 2 एलिमेंट्स का, कम से कम एक से ज्यादा एलिमेंट्स का। तो वैसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं? मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है बाबू? वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन कहेंगे। तो आप लोग डिफिनीशन बहुत सिंपल है, बात को कहता है 1 1 के लिए कि B के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट्स ना हो जो A के किसी भी 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो। अब दूसरी भाषा में बोले, आपको सिंपल भाषा में बोले कि B के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जो A के किसी 2 एलिमेंट से जुड़ा हो। A के किसी भी 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ B के पास कोई एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। वैसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो मेनी वन हो जाएगा। B के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो A के किसी ना किसी 2 एलिमेंट से जोड़ा दिया गया है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मेनी वन फंक्शन कहते हैं। समझ में आया? 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन। बात समझ में आया? ठीक है। आइए बाबू थोड़ा कंडीशन चेक करते हैं 1 1 का कैसा कंडीशन। कंडीशन फॉर 1 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कंडीशन। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो मेनी वन कह दीजिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है F, यहां पर A, B, यहां पर मान लीजिए सपोज X है। X कहां से पास करेगा? F से। तो आउटपुट क्या देगा? Fx। आउटपुट क्या देता है? Fx। आउटपुट आपको देता है Fx, ये आप लोग जानते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग, हम लिखते हैं फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू A। फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू A फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू A। मान लीजिए x1, x2 टाइप का A में एलिमेंट है। अगर हम कहें इफ हम कह दिए कि fx1 बराबर fx2, देखिए ये इनपुट कहलाता है, इनपुट x, और ये fx क्या कहलाता है? ये fx क्या कहलाता है बाबू? आउटपुट। समझिएगा, 1 1 बनाना है। हम कहते हैं कि x1 और x2 2 एलिमेंट हैं A के पास। A के पास 2 एलिमेंट हैं x1 और x2। इफ आप कहते हैं fx1 बराबर fx2 है, और उसका आप कह दे रहे हैं कि ना भाई दोनों का आउटपुट बराबर है, दोनों का आउटपुट
बराबर है और आपको 1 1 करना है, तो ये तभी पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज तभी पॉसिबल होगा जब x1 और x2 बराबर होगा, x1 और x2 बराबर होगा, x1 और x2 बराबर होगा तभी ये पॉसिबल होगा। और यही कंडीशन है आपका 1 1 का, 1 1 का यही कंडीशन है। ध्यान से देखिएगा बाबू, इसको समझिएगा। देखिए मान लीजिए आपने ए और बी, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि पहले बोल दिए कि 2 एलिमेंट्स है x1 और x2, और तो इसका ये f से कनेक्ट है, फंक्शन क्या है आपका f, तो यहाँ पर ये क्या होगा fx1 और fx2, और आपने बाबू कह दिया, आप कह रहे कि ना भाई आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है और ये फंक्शन 1 1 है, मतलब ये एक ही चीज है, एक ही बार लिखा जाएगा, ये दोनों एक ही बार है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये x1 और x2 बराबर होंगे। जब x1 और x2 बराबर होंगे तभी ये पॉसिबल है, तभी ये 1 1 होगा। अदरवाइज अगर x1 बराबर x2 नहीं हुआ तो अदरवाइज ये क्या कहला जाएगा, मेनी वन। बात समझे, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर आप आउटपुट बराबर कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आउटपुट दोनों का 2 एलिमेंट्स का सेम है, तो ये नहीं पॉसिबल है 2 डिफरेंट एलिमेंट का आउटपुट सेम आए अगर फंक्शन 1 1 है। 2 डिफरेंट एलिमेंट का आउटपुट सेम आवे ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है अगर फंक्शन 1 1 आवे। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के इनपुट भी सेम एलिमेंट्स होंगे। और दूसरे शब्द में बोला जा सकता है फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू ए। आप बोलिए इफ, आपने बोला कि नहीं सर आउटपुट डिफरेंट है और फंक्शन क्या है 1 1, आउटपुट डिफरेंट है, फंक्शन क्या है 1 1, ये तभी पॉसिबल है जब x1 नॉट इक्वल टू x2 हो, ये नॉट इक्वल टू x2 हो। तो ये दोनों कंडीशन 1 1 के लिए है, ये भी कंडीशन 1 1 के लिए है और ये भी कंडीशन आपका 1 1 के लिए है। अगर आउटपुट नहीं इक्वल है, ये 2 अलग अलग आ गए, ये 2 अलग अलग आ गए, तो ये भी 2 अलग अलग आएंगे, ये इनपुट के 2 अलग अलग आउटपुट्स आएंगे बाबू, दोनों इनपुट्स के अलग अलग आउटपुट्स आएंगे। बात समझ में आया। अदरवाइज ये फंक्शन आपको क्या कहलाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फंक्शन आपको क्या कहलाएगा, मेनी वन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ले रहा हूं फंक्शन fx इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख लिया 2x प्लस 1, अब देखिए यहां पर a b, रूल वही है f। अब आप यहां पर ले लीजिए 1, तो 1 रखिएगा तो यहां पर f1 क्या आएगा, f1 3, f1 का वैल्यू क्या होगा 3, तो ये 3 से कनेक्ट हुआ है। अगर आप -1 रखिएगा तो क्या आएगा, -2 + 1 -1, तो f-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। f-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -1 है, -1। अब देखिए यहां पर f1 नॉट इक्वल टू f-1, अलग अलग वैल्यू है। दिस इंप्लाइज, क्या 1 और -1 कभी भी इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू -1, तो ये फंक्शन क्या है 1 1। ये कंडीशन देख रहे हैं 1 1 का है। देखिए आउटपुट सेम नहीं हुआ, आउटपुट डिफरेंट है, आउटपुट जब डिफरेंट है तो इनपुट भी डिफरेंट होगा। आउटपुट अगर आप सेम कर दीजिएगा तो मान लीजिए आप कह दिए f1 2 बार, तो ये वो एक ही एलिमेंट्स के लिए 1 के लिए ही आएगा। आउटपुट जब डिफरेंट कीजिएगा तो इनपुट भी डिफरेंट होगा, आउटपुट सेम कीजिएगा तो इनपुट भी सेम करना होगा। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू x² + 1। देखिएगा बाबू, a b f,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया -1, सबसे पहले 1 और यहाँ पर लिख दिया -1। अब 1 का आउटपुट क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? F1। F1 भी 2 होगा और F-1 भी 2 होगा। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम इससे देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर क्या करें, चूंकि F1 इज इक्वल टू F-1, दिस इंप्लाइज। अब बताइएगा बाबू, क्या 1 और -1 इक्वल है? 1 नॉट इक्वल टू -1। देखिए आउटपुट सेम होने पर, आउटपुट क्या है? आउटपुट सेम है, लेकिन इनपुट क्या है? इनपुट डिफरेंट है। सेम आउटपुट पे सेम इनपुट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए f इज मेनी वन। ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? मेनी वन फंक्शन होगा। मतलब ये 2 सेम है, ये इसी से कनेक्ट होगा। F-1 का भी वैल्यू 2 F, तो देख रहे हैं आउटपुट सेम होने पर इनपुट डिफरेंट आ रहा है, इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर आउटपुट डिफरेंट है, इनपुट भी डिफरेंट है। आउटपुट सेम पर इनपुट सेम होना चाहिए, आउटपुट डिफरेंट पर इनपुट डिफरेंट हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज इसका कुछ भी उल्टा हुआ तो फंक्शन क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है। आइएगा बाबू, अब देखते हैं टेस्ट फॉर 1-1, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, एंड मेनी वन फंक्शन। कैसे टेस्ट करेंगे 1-1 और मेनी वन? एक तो है कि आप एरो डायग्राम कर लीजिए, लेकिन एरो डायग्राम हर जगह करना नहीं है। इसका एक एनालिटिकल टेस्ट है, टेस्ट फर्स्ट। एक एनालिटिकल टेस्ट है और एक ग्राफिकल टेस्ट है। तो ग्राफिकल टेस्ट कब कर पाएगी? जब आपको ग्राफ बनाने आता है। अगर ग्राफ नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा? तो बेस्ट टेस्ट है एनालिटिकल टेस्ट, सॉल्विंग इक्वेशन f(x1) बराबर f(x2). आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, f(x1) बराबर x(x2). इफ सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू x2 ओनली, देन f इज 1-1, अदरवाइज f इज मेनी वन। आपको क्या करना है? देखिए एक एग्जांपल दिए, कंसीडर ए फंक्शन डिफाइन एज f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल, डोमेन में भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन में भी नेचुरल, बाई fx इज इक्वल टू x² प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज एन इंजेक्टिव। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लीजिएगा लेट, आपको 2 एलिमेंट मान लीजिए, x1 कमा x2 बिलोंग्स टू, कहाँ? डोमेन में से। तो डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। दोनों जब सेम हो, यहां भी n है, कौन सा n है? तो यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डोमेन। हमने डोमेन से 2 एलिमेंट लिया, x1 कमा x2। अब लेट अस कंसीडर, आप ये कंसीडर कर लीजिए कि f(x1) बराबर f(x2) है। मतलब आप ये मान लेते हैं कि आउटपुट दोनों का सेम है, मानकर अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएंगे। इनपुट x1 और x2 बराबर है कि नहीं, तो सॉल्व कीजिए। और f(x1) का वैल्यू, तो जहां x है वहां पर x1 कर दीजिए, x1² प्लस 1 x2² प्लस 1। ठीक है। अब क्या होगा बाबू? 1 से 1 कैंसिल। अब क्या बच गया? x1² इज इक्वल टू x2²। अब दोनों साइड से जब स्क्वायर हटेगा तो आप लोग जानते हैं कि प्लस माइनस होता है। लेकिन माइनस कैसे होगा? x1 और x2 क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। x1 और x2 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में तो निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज
x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है इसलिए प्लस माइनस मैंने नहीं लिखा है, इसलिए f इज 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। f आपका 1 फंक्शन है। बात समझे? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप दो कंसीडर कीजिए डोमेन से एलिमेंट x1 और x2। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए कि इसका आउटपुट सेम आ रहा है, fx1 बराबर fx2, और अब fx1 का वैल्यू रख दिए, fx2 का वैल्यू रख दिए, सॉल्व करते जाइए और x1 बराबर x2 सिर्फ आवे तो वैसे इक्वेशन, वैसे को हम लोग 1 फंक्शन कहते हैं। अब देखिए यही सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर ए फंक्शन। अब मैंने यहां पर इंटीजर टू इंटीजर कर दिया, z से इंटीजर होता है, इंटीजर टू इंटीजर, वेयर बिलोंग्स टू z। डिटरमाइन वेदर फंक्शन इज एन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव यानी 1 है कि नहीं, इंजेक्टिव है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, z। यहां पर मैं z लिख देता हूं, डोमेन में है, ठीक है बाबू। अब आइए लेट अस कंसीडर fx1 बराबर x2, ये लाइन सेम हो। यहां के बाद आपका चीज बदल जाएगा क्योंकि ये इंटीजर है, x1 और x2 इंटीजर है तो दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे, इसलिए x1 बराबर x2 एंड x1 बराबर माइनस x2, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, x1 बराबर x2 एंड x1 बराबर माइनस x2, इसके दोनों सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि x1 और x2 क्या है, इंटीजर है, इसलिए f इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। ये इंजेक्टिव यानी 1 फंक्शन नहीं है, ये इंजेक्टिव फंक्शन आपका नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके दो आए। बात समझ है? अगर यहां पर R टू R लिख दे, रियल नंबर टू रियल नंबर, तब भी यही सॉल्यूशन लिखना होगा। अगर क्वेश्चन आवे रियल नंबर टू रियल नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन थर्ड, मान लीजिए यहां पर रियल नंबर टू रियल नंबर कर दिया जाए, R टू R, यहां पर भी मैं रियल नंबर कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा बाबू, तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, सिर्फ R कर दीजिए और सॉल्यूशन सेम है, f इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। ये रियल नंबर के सेट में इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये बात आप लोगों को? कोई दिक्कत है कि ये इंजेक्टिव नहीं है? इसमें कोई सॉल्यूशन, क्योंकि आपको रियल नंबर के सेट में भी दोनों होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, इसलिए ये आपके नहीं है। थर्ड क्वेश्चन ये हुआ। क्लियर है? आइएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ कंसीडर यही है। अब को फंक्शन को मैं चेंज कर देता हूं, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इसको बताइए क्या ये इंजेक्टिव है? तो सारा चीज सेम चलेगा। अब आपको मान लिए दो डोमेन में से कंसीडर कर दिए कि आउटपुट सेम है, अब यहां से हम चेंज कर देंगे, यहां से चीज को मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1, x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो x1 मल्टीप्लाई विथ x2 प्लस 1, x2 मल्टीप्लाई विथ x1 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, x1 इंटू x2 प्लस x1, x1 इंटू x2 प्लस x2। कोई दिक्कत? कुछ तो कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। देखिए ओनली x1 इज इक्वल टू x2 आता है, हेंस f इज एन इंजेक्टिव। ठीक है बाबू।
थोड़ा सा यहाँ पर डोमेन को चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि आप डोमेन जानते हैं, डोमेन में -1 नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे -1। डोमेन में -1 नहीं आएगा, इसलिए हम लोग -1 कर देंगे। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन अब यहाँ पर R-1 कर दीजिएगा, R-1, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। 1 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो इसे हम लोग 1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आउटपुट सेम लेकर चल रहे हैं तो इनपुट सॉल्व कर कर सेम आना चाहिए, आउटपुट डिफरेंट लेकर चल रहे हैं तो इनपुट आपका डिफरेंट आना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे चलते हैं। आइए बाबू, एक क्वेश्चन 5th देखते हैं। कंसीडर ए फंक्शन डिफाइन एज f(x) इज इक्वल टू z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, f(x) इज इक्वल टू x3, f(x) इज इक्वल टू x3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज एन इंजेक्टिव। वही सेम प्रोसेस, लेट आप कंसीडर कर लीजिए x1, x2 बिलोंग्स टू z, ये डोमेन में है। फिर हम लोग कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर आउटपुट को सेम कंसीडर कर लीजिए, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब मान लीजिए कि x1q इज इक्वल टू x2q। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x1q माइनस x2q इक्वल टू 0। अब देखिएगा बाबू, यहां पर AQ माइनस BQ, तो x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बताइए, यहां पर 2 स्क्वायर है और इन दोनों कभी भी ये 0 नहीं होगा, ये कभी भी स्क्वायर है। x1 स्क्वायर प्लस x2 इंटू x2 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, इसलिए x1 इज इक्वल टू x2, हेंस f इज 1 या इंजेक्टिव लिखा हुआ है तो इंजेक्टिव लिखिए, एन इंजेक्टिव फंक्शन, ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बाबू? ठीक है, आइए बाबू सेकंड टेस्ट देखते हैं, ग्राफिकल टेस्ट, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है ए फंक्शन इज 1 इफ एंड ओनली इफ नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। कहता है कि आप फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए और एक्स एक्सिस के पैरेलल उस ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो लाइन ग्राफ को एक बार कट करे तो 1 1 है, अदरवाइज मेनी वन फंक्शन है। अदरवाइज क्या है? मेनी वन फंक्शन है। आपको पता होगा कि फंक्शन पहचानने के लिए भी मैंने आपको एक लाइन बताया, तो वर्टिकली ड्रॉ करते थे, जाकर चेक कीजिएगा फंक्शन का ग्राफिकल अप्रोच, वहाँ पे वर्टिकल बताएं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है। 1 1 पहचानने के लिए हॉरिजॉन्टल, जैसे आप लोगों को मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है? 1 1 है कि मेनी वन है? तो एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ जानते हैं, पैराबोला होता है। ये देखिएगा, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब आप कहता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन काट ड्रॉ कीजिए, तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, इसलिए f इज मेनी वन फंक्शन। f इज मेनी वन फंक्शन। f क्या है आपका? मेनी वन फंक्शन है। इसी तरीके से जैसे आप लोगों को मैं बोलूंगा इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ, ये लाइन होता है बाबू, आप लोग ड्रॉ किए होंगे। x 0 तो y कितना आएगा?
वो x0 तो y3, तो यहां पर अगर y0 तो x, ये इस तरह का लाइन है, ये मान लीजिए सपोज। तो आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको कितनी बार कट करेगा? एक बार कट करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? f इज 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, ठीक है। f इज 1 तो 1 पहचानने का है कि ग्राफ बना दीजिए, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिएगा, एक बार कट किया तो 1 एक से ज्यादा बार कट किया तो क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन। अब कहता है ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आर 1 ये टॉपिक आपका छठे चैप्टर में पढ़ना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या कहलाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का मतलब होता है बाबू कि x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का भी वैल्यू उसी रेस्पेक्ट में उसी के साथ बढ़ रहा है, तो वैसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। x को आप लोग बढ़ाइए, x कभी भी घटेगा नहीं, x बढ़ेगा। x के वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं लेकिन उसी रेस्पेक्ट में y का वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे देखिएगा बाबू ग्राफ, ये देखिए फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप लोगों को मैंने ड्रॉ किया था, fx इज इक्वल टू ex। ये देखिए x इधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए ये हाइट भी बढ़ते जा रहा है, ये हाइट बढ़ते जा रहा है, तो मतलब y का भी वैल्यू आपका बढ़ते जा रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 1 फंक्शन होता है। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे आपका ये इस तरीके का हम ग्राफ कर दें, देखिए x का वैल्यू बढ़ रहा है, हम लोग जब इधर जा रहे हैं तो x के वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन समय के साथ y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये भी आपका एग्जाम्पल है 1 फंक्शन का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आपका एग्जाम्पल है 1 फंक्शन का। याद रखिएगा, आपको 1 प्रूफ कर देने पर वो प्रूफ हो जाता है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी एक मेथड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। नेक्स्ट कहता है कि इवन फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेनी वन। मैंने इवन फंक्शन पढ़ाया था, जैसे ये वाला, ये आपका इवन फंक्शन है, तो देखिए ये एक इवन फंक्शन है, ये एक एग्जाम्पल है इवन फंक्शन का, तो ये क्या कहलाता है? मेनी वन फंक्शन। ये आपका क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन। इसको आप लोग मेनी वन फंक्शन कहिएगा। नेक्स्ट कहता है पीरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेनी वन फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन जैसे fx इज इक्वल टू साइन एक्स, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन है। आप लोग को याद होगा पीरियोडिक फंक्शन, ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ बाबू, ये मेनी वन फंक्शन है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कट ड्रॉ कीजिए, ये इसे बहुत बार कट करेगा, बहुत बार कट करेगा, तो ये एग्जांपल है आपका मेनी वन फंक्शन का। तो आप हॉरिजॉन्टल टेस्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए और आप समझ जाइएगा कि हॉरिजॉन्टल टेस्ट में क्या हो रहा है। आइए बाबू सेकंड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन टू। ऑन टू का नाम है, एक दूसरा नाम है सरजेक्टिव। 1 का नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम है सरजेक्टिव फंक्शन एंड और इनटू फंक्शन। मतलब कहने का अर्थ है कि जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज एन ऑन टू फंक्शन, कमा इज एन ऑन टू फंक्शन if
every element of codomain B, if every element of codomain B is the image of some element of domain A, if every element of B is an image of some element of ए, मतलब कहने का अर्थ है कि सिंपल भाषा में कि बी में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ए में तो बचता ही नहीं है क्योंकि वो फंक्शन नहीं होगा। ए में तो बचता नहीं है, बी में बच जाता था, लेकिन ऑन टू के लिए बी में भी नहीं बचना चाहिए। बी में अगर बच गया तो क्या कहिएगा उस फंक्शन को इनटू। बी के पास कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, बी किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए, बी किसी ना किसी एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि बी में अगर बी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन, और जब बी में कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, रेंज किसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन के। मतलब कहने का अर्थ है इन दिस केस रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ बी, और अदरवाइज एफ इज इनपुट इनटू फंक्शन। देखिएगा बाबू ध्यान से, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, ए बी एफ, जैसे मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4, यहां पर मैंने ले लिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर एस हम ले लेते हैं, या पी क्यू आर ही ले लेते हैं। देखिएगा ये इससे, ये इससे, ये इससे, और इसको इससे भी जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसका एक ही नियम है कि इसका देखिए कोडोमेन क्या है, पी क्यू आर, और रेंज क्या होता है, इमेज पी क्यू आर। तो इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, बस एक ही पब है कि बी में कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर एग्जाम्पल सेकेंड देखिएगा, अगर बी में कुछ बच गया तो इनटू फंक्शन कहलाएगा। बी में अगर कुछ बच गया तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। एफ यहां पर 1 2 3 4, यहां पर देखिए पी क्यू आर एस ले लेते हैं, जैसे इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे और इसको, यहां पर एक बच गया इनपू, एक अनाथ बच गया, यहां पर कोई अनाथ नहीं, ऑर्फन नहीं है एलिमेंट होना चाहिए, यहां पर एक बच गया, इसलिए इनटू फंक्शन है। तो जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा। समझिए, एक पॉइंट बस रखना है कि बी के पास कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यानी रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। इसलिए वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। समझ रहे बात को। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान से, ऑन टू के लिए एक कंडीशन ये भी होना चाहिए, ये भी होता है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ए से बी, यहां पर एफ है, यहां पर मैं बोल रहा हूं एक्स वाई, हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कमा दे दीजिएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और कहते हैं इफ एफ इज ऑन टू, अगर एफ ऑन टू होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x यहां से गुजरेगा तो क्या बनेगा, fx, तो fx इज इक्वल टू वाई, fx का वैल्यू y होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये सब x है, ये सब y है, तो fx इज इक्वल टू y। हर x के लिए एक अलग y होगा, मतलब b में कोई नहीं बचेगा, तो fx इज इक्वल टू y ऑन टू फंक्शन को कहा जाता है। fx इज इक्वल टू y किस फंक्शन को कहा जाएगा, ऑन टू फंक्शन को, जहां पर x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है। ये याद रखिएगा, fx इज इक्वल टू y किस फंक्शन को कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन को बोल दिया जाता है, क्योंकि हर एक और b का एक x है, एक x और y a b का एलिमेंट है, तो fx इज इक्वल टू y। सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा यहाँ पर कि ऑन टू में b में कोई एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए, यानी रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। अब आता है टेस्ट, कैसे ऑन टू फंक्शन का टेस्ट। तो आपको उस फंक्शन, देखिए डोमेन दिया रहेगा ए से बी, ए क्या है डोमेन, बी क्या है कोडोमेन, ये दोनों दिए रहेंगे, तुरंत आप निकालिए रेंज।
रेंज निकालना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है फंक्शन में। रेंज निकाल कर देखिए क्या वो रेंज b के बराबर है। अगर b के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू यानी सर्जेक्टिव है, और नहीं बराबर है तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है बात को? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा? टेस्ट फॉर ऑन टू फंक्शन, बस एक लाइन लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का टेस्ट क्या होता है? चेक रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। आप चेक कीजिए कि रेंज क्या कोडोमेन के इक्वल है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। ठीक है। आइए बाबू क्वेश्चन 6 देखते हैं। कंसीडर ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एन टू एन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज एन सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू चेक करना। ऑन टू के लिए आपको रेंज निकालना हो तो रेंज के लिए क्या मेथड है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं? फाइंड डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर n दिया हुआ है। और उसके बाद क्या करते थे? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या दिया गया है बाबू? एफ एक्स रख दीजिए एक्स स्क्वायर। इसलिए x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे प्लस माइनस अंडर रूट वाई। याद होगा आप लोग को? अब हम कहते थे चूंकि LHS हमारा नेचुरल नंबर है। अब बताइए नेचुरल नंबर आना चाहिए तो y के जगह पर क्या रखिएगा? इसलिए y बिलोंग्स टू। अब बताइएगा क्या होगा y बिलोंग। अब हमको यहाँ पर 1 है तो y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 1। x का वैल्यू 2 आवे तो y के जगह पे क्या रखिएगा? 4। तो नेचुरल नंबर है तो माइनस नहीं लगाइएगा, सिर्फ प्लस। तो यहाँ पर क्या रखिएगा? 4। फिर अगर ये 3 आवे तो यहाँ पर क्या रखिएगा? 9 डॉट 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 डॉट। तो रेंज कैसा आएगा इसका? रेंज इज इक्वल टू, इस फंक्शन का रेंज आएगा 1 4 9 डॉट 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 नॉट इक्वल टू कोडोमेन। हेंस एफ इज नॉट ऑन टू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन है नहीं है, क्योंकि देखिए कोडोमेन में टोटल नेचुरल नंबर आ रहा है। यहाँ पर 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 7 8 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। तो लाइन से नहीं आ रहा है, इसलिए कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ। कोडोमेन क्या है इसका? नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बाबू। 7 नंबर अब हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, यहां पर R2R कर देते हैं। R2R तो बताइए डोमेन क्या हो गया इसका? R। रियल नंबर, चीज सेम करना है यहां तक। अब यहां पर सिर्फ प्लस माइनस लिख दीजिए। अब बताइए ये आपका यहां से चीज बदलेगा। अब देखिएगा बाबू, चूंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, LHS को रियल नंबर रखना है तो RHS भी रियल नंबर होगा। तो बताइए रूट कब रियल होता है? तो मैंने आप लोग बताया जब रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे नंबर लाइन पे सजा दीजिएगा। नंबर लाइन पे रेंज हो चुका है, y के वैल्यू को रेंज कहते हैं। बताइए रेंज क्या होगा? रेंज क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। क्या ये टोटल रियल नंबर आया? नहीं, निगेटिव वाला तो रियल नंबर आया ही नहीं। तो नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो बाबू आया ही नहीं। हेंस यहां पर रियल नंबर कर दीजिए। नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस F is not on to function।
ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है बात को? आइए बाबू, कंसीडर ए फंक्शन, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए फंक्शन, यहां पे हम कर देते हैं 3 - 4x। अब बताइए कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, तो सब कुछ वही करना है, सब कुछ। अब यहां से चेंज हो जाएगा सीन, सीन यहां से चेंज कर दीजिए। अब बताइए ऑन टू, तो y, मैंने इसका आपको डोमेन कोडोमेन रेंज उन सब निकाला। y क्या है? 3 - 4x। अब यहां से x का वैल्यू निकालिए, 4x 3 - y, तो x क्या हो जाएगा बाबू? 3 - y डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है, तो हमको इसको भी रियल नंबर रखना होगा। ये क्या रखना होगा? रियल नंबर। इसलिए y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y को हम लोग रियल नंबर रखेंगे। तो रेंज क्या आ गया? रेंज इज इक्वल टू r, विच इज इक्वल टू कोडोमेन, which is equal to codomain. Hence f is an onto function, f is an onto function यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सिंपल है, सिर्फ रेंज निकालना है, और रेंज के लिए मैंने आप लोगों का एक पूरा टॉपिक लिया है, तो आप लोग उसको जाकर ध्यान से अब समझिएगा रेंज आपको कैसे निकालना है। जैसे यही क्वेश्चन कह देवे, यहाँ पर चेंज कर दे, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देवे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना होगा? यहां से फिर चेंज कर दीजिएगा, यहां से फिर से चेंज कर दीजिएगा। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर y - 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y - 1। अब क्या कहता है? LHS क्या है आपका? डोमेन, x डोमेन, डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो इसको रियल रखना है, रूट को रियल रखना है। कैसे रखाएगा? रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां पर है 1, तो रेंज आ गया आपका, रेंज क्लोज इंटरवल 1 इंफिनिटी नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। हेंस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ऑन टू फंक्शन, और जो ऑन टू नहीं होता है वो क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है। क्लियर है बात? अब आइएगा बाबू, थोड़ा समझिएगा। आइए हम आपको अभी पढ़ाएं 1 का क्या नाम है? इंजेक्टिव, और दूसरा इसका एक फ्रेंड है मेनी 1, जो 1 नहीं होगा वो मेनी 1 होगा। अब एक और मैंने सेट आप लोगों को कराया ऑन टू, जिसका नाम है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, और एक मैंने आप लोगों को कराया इनटू, जो ऑन टू नहीं है, इनटू। अब 4 इससे नए फंक्शन बनेंगे, 4 नए फंक्शन, इसे नोट कर दीजिएगा, ये आपका नोट है। 4 नए फंक्शन बनेंगे, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इनटू। 4 नए फंक्शन बनते हैं, 1 1 ऑन टू
फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 1/1 फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनवर्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ओनली यही फंक्शन इन्वर्टिबल है और कोई दूसरा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। 1/1 फंक्शन, 1/1 फंक्शन, देखिए इसका एरो डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा। 1/1 फंक्शन ए बी, यहाँ एफ, ध्यान से देखिएगा 1 2 3, यहाँ पर पी क्यू आर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1/1 फंक्शन क्या होगा, 1/1 करने के लिए एक का एक से कनेक्शन करना होगा, और ऑन टू का मतलब इसमें कोई नहीं बचना चाहिए। तो मान लीजिए ये इससे कनेक्ट हो गया, ये हो गया 1/1, एक का एक से कनेक्शन। अब बी में कोई बचा नहीं तो क्या कहलाया, ऑन टू, तो ये हो गया 1/1 फंक्शन। ये क्या हो गया, 1/1 फंक्शन फर्स्ट। सेकेंड आप देखिएगा, सेकेंड आता है 1/1 फंक्शन, 1/1 फंक्शन, 1/1 फंक्शन। 1/1 क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, 1/1 फंक्शन ए बी एफ, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर पी क्यू आर एस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/1 कहने का मतलब है ये एक से एक कनेक्ट होगा, कनेक्ट कर देते हैं, और इनटू कहने का मतलब एक इसमें अनाथ को छोड़ना होगा, एक ऑर्फन एलिमेंट को छोड़ना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्फन एलिमेंट एस को छोड़ दिया, तो ये 1/1 फंक्शन हो गया। क्लियर है। थर्ड आता है मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, मेनी वन ऑन टू फंक्शन ए बी एफ, 1 2 3 4 पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा बाबू, पी क्यू आर। इसी तरह से मेनी वन कहने का मतलब है कि यहाँ का कोई दो इसके एक से कनेक्ट हो तो मेनी वन हो गया, यहाँ का कोई दो इससे एक से कनेक्ट हो, और इसमें कोई ऑर्फन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ऑन टू होना चाहिए, तो ऑर्फन कोई नहीं है, दैट इज कॉल्ड मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। चौथा फंक्शन जो होता है मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू कहने का मतलब होता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ए बी एफ, 1 2 3 4 पी क्यू आर एस। देखिएगा मेनी वन, तो इसका कोई दो इसके एक से कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो गया। इनटू मतलब इसमें एक बचना चाहिए, तो बचा दीजिए इसमें एक, तो ये हो गया मेनी वन इनटू फंक्शन। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1/1 फंक्शन, और इसके साथ पॉइंट्स आपको लिखना होगा। लिखिएगा 1/1 फंक्शन, 1/1 फंक्शन, फंक्शन is called bijective function, bijective function, बाइजेक्टिव फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, तो 1/1 फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, या दूसरे शब्दों में बोला जाता है इसी चीज को इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन is called bijective, is called bijective।
इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव एक ही फंक्शन इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव हो, यानी 1 भी हो ऑन टू हो, तो उसका एक नया नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, only bijective function are invertible. Only bijective functions are invertible. Functions are invertible. Only bijective functions are invertible. इन्वर्स उसी का निकलेगा, फंक्शन का इन्वर्स उसी, सिर्फ एक ही फंक्शन का इन्वर्स निकलता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव यानी 1 ऑन टू हो। 1 ऑन टू छोड़ के किसी दूसरे फंक्शन का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका 1.3 जिसमें आपको इन्वर्स पढ़ना है, तो मैं इसी टॉपिक से शुरू करूंगा। 1 ऑन टू फंक्शन को 1 ऑन टू करके ही हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? 1 ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? आइए बच्चों एक नोट करते हैं, नोट एक नोट करते हैं, नोट। लेट f such that a to be a function and a and b are finite set। फाइनाइट सेट कहने का मतलब जिसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, कुछ ना कुछ नहीं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वैसे सेट्स को फाइनाइट सेट्स कहते हैं। इफ f इज 1 होगा तो कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसे एग्जाम्पल के तो में हम समझा रहे हैं। देखिए a b, यहां पे मैंने लिया ये f फंक्शन है। सपोज बाबू मान लीजिए यहां पर लेते हैं 1 2 3, तो बताइए तो na कितना है? 3। और nb में ले लेते हैं p q r, तो ये हो गया 1 क्या ये फंक्शन 1 है? तो nb क्या हो जाएगा? nb भी 3 है। तो जब na इक्वल टू nb होगा तो 1 बन सकता है। अगर यहां पर PQRS बढ़ा भी दिए, अगर हम बढ़ा भी रहे तो क्या 1 है कि नहीं? हाँ 1 है। अगर NB का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी करेंगे, तब भी फंक्शन 1 होगा। तो क्या कंडीशन आप लिखिएगा 1 के लिए? 1 के लिए कंडीशन होगा कि Na का वैल्यू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू NB होगा, तभी फंक्शन 1 होगा। Na का वैल्यू लेस देन इक्वल टू NB होगा, तभी फंक्शन 1 होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा। 1 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। अब देखिएगा एक ऑन टू के लिए, ऑन टू यहां पर A यहां पर B, ये फंक्शन है f। थोड़ा ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर हम ले लिए 1 2 3 और यहां पर ले लिए P Q R। अब बताइए ये ऑन टू है कि नहीं? हाँ ये ऑन टू है। क्लियर है बात? यहां पर Na कितना है? 3। NB कितना है? 3। NB कितना है? 3। ये ऑन टू है। अब बताइए कहां पे हम एलिमेंट्स बढ़ाएंगे तब भी ऑन टू रहे? जैसे मान लीजिए हम यहां पर 4 कर देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, तो क्या ये ऑन टू है कि नहीं? अभी भी ऑन टू है, क्योंकि इसके पास कोई ऑर्फन यानी अनाथ कोई नहीं छूट रहा है, इसमें कोई छूट नहीं रहा है। तो आप यहां पर कितना भी एलिमेंट्स बढ़ाइए, बढ़ाकर कनेक्ट कर दीजिए किसी से, तो ये ऑन टू होगा। मतलब Na का वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रख सकते हैं। तो क्या कंडीशन आ रहा है ऑन टू के लिए? ऑन टू के लिए हमारे पास कंडीशन आ रहा है कि NB का वैल्यू लेस देन इक्वल टू Na होना चाहिए। NB का वैल्यू लेस देन इक्वल टू Na होना चाहिए। अब आइए 1 ऑन टू के लिए एग्जांपल थोड़ा सेट करते हैं। देखिएगा ध्यान से बाबू, यहां पर A और यहां पर B, यहां पर हम ले रहे हैं 1 2 3, यहां पर ले रहे हैं PQR F।
अब ऑन 1 ऑन 2 के लिए क्या होना चाहिए? 1 ऑन 2 के लिए कहीं पर कोई एलिमेंट्स नहीं बढ़ेगा, मतलब 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव होने के लिए एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि Na का वैल्यू ऑलवेज इक्वल होना चाहिए Nb के। बाइजेक्टिव का एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि Na का वैल्यू ऑलवेज इक्वल होना चाहिए Nb के लिए। बात समझ में आया? 1 के लिए Na छोटा Nb बड़ा, और ऑन 2 के लिए Nb छोटा Na, और यहाँ पर दोनों इक्वल होने चाहिए। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, ध्यान से इसे देखिएगा। आइए बाबू, एक और नोट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप जेई का एग्जाम दीजिए, एयरफोर्स का एग्जाम दीजिए, नेवी का एग्जाम दीजिए, एनडीए का एग्जाम दीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामों में आया हुआ है। देखिएगा, लेट एफ सच दैट ए टू बी ए फंक्शन, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ ए के पास कितना एलिमेंट्स है m, और नंबर ऑफ बी के पास कितना एलिमेंट्स है n। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ऐसा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना बनाया जा सकता है? तो n के पावर m। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बाबू, कैसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके वर्क करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n के पावर m। मान लीजिए ऐसा आपको क्वेश्चन हो, देखिएगा यहाँ पर इसके पास ये है a, ये है b, ये f। यहां पर हम ले लेते हैं 1 2 3, यहां पर मैं ले लेता हूं p q r s। तो बताइए na कितना है? na 3, nb कितना है बाबू? nb 4। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपको बताना है, तो ये आपको इसी को हम लोग na को डिनोट किए हुए हैं m से, तो m का वैल्यू कितना हो गया? 3, और nb को हम लोग डिनोट किए हैं n से, तो n का वैल्यू हो गया 4। अब आइएगा परमुटेशन, यहाँ पर परमुटेशन से सोचिएगा मल्टीप्लिकेशन रूल आपको क्या करना है? तो ये 4 एलिमेंट्स, इनमें से किसी 3 को होगा, तो यहाँ पर वर्क कितना है? आपके पास 3 वर्क है, 3 वर्क्स है 1 2 3। अब बताइए P किससे कनेक्ट हो सकता है? 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है कि नहीं? तो ये कितने तरीके से होगा ये देखिएगा। तो ये आपका 4 वेज है, ये 1 किससे कनेक्ट हो सकता है? सॉरी 1 P से भी, Q से भी, R से भी, S से। तो ये कितने तरीके से? 4 वेज। ये कितने तरीके से होगा? 4 वेज। ठीक है, अब बताइए ये कितने तरीके से होगा? तो ये अगर मान लीजिए इससे कनेक्ट हो गया, तो क्या, अब 2 को देखिएगा, ये वाला, ये क्या इससे कनेक्ट हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो ये भी 4 वेज से कनेक्ट होगा, ये भी आपका 4 वेज से कनेक्ट होगा, और ये भी क्या होगा? 4 वेज से। तो टोटल कितना फंक्शन बनेगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 4 × 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 4 64 फंक्शंस बनेंगे आपके, 64 फंक्शंस। ये आपके 4 वेज, और फॉर्मूला भी वही कहता है n के पावर m। n क्या है? 4, और m कितना है? 3, तो 4 के पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? 4 के पावर 3। आप ये मल्टीप्लिकेशन रूल से ये फॉलो किया गया है कि ये 1, देखिएगा ध्यान से, 1 किससे कनेक्ट हो सकता है? 4। तो ये 4 तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, 2 भी 4 तरीकों से, 3 भी 4 तरीकों, 4 वेज। तो कितना हो जाएगा? 4 4 4, ये 4 तरीकों से। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 3, यानी 64 फंक्शंस आप बना सकते हैं। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप समझ पाए कि ये 4 वेज से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब आइएगा सेकेंड नंबर हम देखते हैं। सेकेंड नंबर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। सेकेंड नंबर ये कहता है टोटल नंबर ऑफ 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ 1 एंड इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इसके पहले नोट वाले में A B
ये फंक्शन है एफ। बताइए इसको हम लोग बोलते हैं एन ए और इसको बोलते हैं एन बी। तो क्या कंडीशन है कि 1 1 एन ए को हम बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं एन। क्या कंडीशन है 1 1 के लिए? कंडीशन है 1 1 के लिए 1 1 तभी पॉसिबल है बाबू, 1 1 तभी पॉसिबल है जब एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी हो, यानी m लेस देन इक्वल टू n हो। m लेस देन इक्वल टू n होगा तभी 1 1 होगा और ये इतना होगा। अगर ग्रेटर देन हुआ तो कितना होगा? 0। तो ग्रेटर देन हुआ क्योंकि ये कंडीशन होगा तभी 1 1 है। अगर इसका उल्टा कंडीशन हुआ तो 1 1 फंक्शन कितना होगा? 0। अब बताइए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन 10 को, a के पास एलिमेंट्स है 1 2 3, इसके पास एलिमेंट्स है a b c d, तो ये हो गया 3 और ये है 4। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन सेटिस्फाई है। कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई है। आप देख रहे हैं। अब आइए, अब ये 1 यहां पर कितने एलिमेंट? 4। ये अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, आप पहले आप अप्लाई कीजिए कॉम्बिनेशन देन परमुटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, तो ये 4 कितने को सिलेक्ट कर? 4 में से कितना चीज सिलेक्ट होगा? 3 चीज। 4 में से कितना चीज सिलेक्ट होगा? तो 3। तो सिलेक्शन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो 4C3। अब ये 3 सिलेक्ट होगा तो ये आपस में क्या होगा? अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो फैक्टोरियल 3, ये क्या होगा? फैक्टोरियल 3। तो ये 4C3 आपस में ये कितने तरीके से अरेंज होगा? तो ये 4C3 ये एक प्रकार का अरेंजमेंट फॉलो बाय, नहीं, सिलेक्शन फॉलो बाय अरेंजमेंट। तो 4C3 फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। तो 3 3 कैंसिल। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है? 24। तो टोटल 1 1 फंक्शन कितना होगा? 24। टोटल 1 1 फंक्शन कितना होगा? 24। तो 1 1 के लिए कंडीशन और ये कॉन्सेप्ट आप एकदम याद रखिएगा। अगर इसमें होता, आप इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी काम हो जाएगा। अगर आप अच्छे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th में नहीं किए तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, फॉर्मूला से भी आपका काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑन टू फंक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू, तो इसके पहले वाले नोट में मैंने ऑन टू के लिए कंडीशन लिखा था, याद होगा आप लोगों को। ऑन टू के लिए ये है ए, ये है बी, ये एफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन ए। एन ए को यहाँ पर डिनोट किया गया है एम से, यहाँ पर एन बी को डिनोट किया गया है एम से। ऑन टू एन से ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है? ऑन टू के लिए कंडीशन था कि एन बी लेस देन इक्वल टू एन ए होना चाहिए। दिस इंप्लाइज एन लेस देन इक्वल टू एम, यानी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए ऑन टू फंक्शन डिफाइन है। अगर लेस देन हुआ तो 0 होगा, ठीक है? लेस देन हुआ तो 0 होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इस 11th नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं 11th में। तो यहाँ पर दे दिया है 1 2 3, यहाँ पर दे दिया गया है P Q R। तो ये कितना है? 3 और ये भी 3 है, ये भी आपका 3 है, तो इक्वल है, तो ऑन टू होगा। ऑन टू पॉसिबल है। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 के पावर n माइनस r, माइनस 1 के पावर n माइनस r, n c r, r के पावर m। अब आइएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n माइनस n का वैल्यू कितना दिया है? 3, माइनस 1 के पावर 3 माइनस r, 3 c r, r का वैल्यू m का वैल्यू है 3। अब r का वैल्यू 1
2 3 और प्लस का साइन देते हैं। जब r का वैल्यू 1 हुआ तो -1, r का वैल्यू 1 रखिए, 3 - 1 2, 3c1 1 के पावर 3 और देखिएगा प्लस -1 के पावर r का वैल्यू 2, 3 - 2 1, 3c2 2 के पावर 3 और प्लस r का वैल्यू रखिए, r का वैल्यू 3 तो 3 हो जाएगा -1 के पावर 0, 3c3 और 3 के पावर 3। अब सॉल्व कर लीजिए बाबू, बहुत आसान है। -1 का स्क्वायर 1 खत्म। 3c1 का वैल्यू कितना होता है 3, आप जानते हैं 3c1 का वैल्यू 3। अब देखिए -1 के पावर 1 माइनस, अब 3c2 का वैल्यू भी कितना होता है, ये भी 3 होता है और 3 और ये कितना हो जाएगा ये 8, तो ये 8 × 3 24। अब देखिएगा प्लस -1 के पावर 0 1, 3c3 का वैल्यू 1 और 3c3 27। ठीक है बाबू, तो 27 और 3 30, 30 में से 24 गया 6 हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन, 6 हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ध्यान रखिएगा 6 हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा 6। आप इसके एक बार देखिएगा इसे, इसका कैसे कैलकुलेशन किया गया है। आप लोग सब जानते हैं समेशन क्या होता है, ये सब चीज 11th क्लास में आप लोग किए हुए हैं और ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ऑन टू फंक्शन आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बाबू एक 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2, ये चीज आप जानते हैं 1 1 on 2 बाइजेक्टिव। 1 1 on 2 फ्रॉम सेट A 1 2 3 4 टू इटसेल्फ। सेट A टू इटसेल्फ मतलब फंक्शन डिफाइन है A टू A। फंक्शन डिफाइन कहाँ है A टू A। A टू इटसेल्फ मतलब फंक्शन डिफाइन है F A टू A। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर m इज इक्वल टू n दिया हुआ है, m इज इक्वल टू n दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a के पास कितना एलिमेंट है 4 एलिमेंट्स है 4, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू जानते हैं 24। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है 24, आप ये चीज जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे 24। इटसेल्फ का मतलब होता है A टू A। ये क्वेश्चन है फ्रॉम A इतना टू B, इटसेल्फ हटाकर देता B में भी P Q R S 4 एलिमेंट देगा, तब भी यही आंसर लिखिएगा P Q R S। अगर ये दिया तो तब भी यही आंसर आपको लिखना होगा। क्लियर? आइएगा बाबू एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 46 दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट A 1 2 3 टू इटसेल्फ। 1 2 3 टू इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब अभी आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताएं कि फंक्शन f सच दैट A टू A है, A है मतलब m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। और इसका उसने फॉर्मूला बना दिया है कि इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला फैक्टोरियल n कहना गलत है। सिर्फ इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, लेकिन सारे क्वेश्चन के लिए अगर आप यहाँ पर b का पास एलिमेंट्स 4 दे दीजिए, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 10 कराया है, 10 क्वेश्चन देखिएगा, उस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला से नहीं। एनसीईआरटी में ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, उसने फॉर्मूला यूज किया फैक्टोरियल n। क्या फैक्टोरियल n होगा? नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फैक्टोरियल, क्योंकि सॉल्व कीजिए फॉर्मूला होता है NCM फैक्टोरियल m। अब क्या है n बराबर m है तो NCN फैक्टोरियल n, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 इंटू फैक्टोरियल n। देखिए फैक्टोरियल n फॉर्मूला आ जाता है। अब ये जब m बराबर n दिया है, तब अगर मान लीजिए m का वैल्यू कम और n का वैल्यू ज्यादा दे देवे, यहाँ पर दे दे a इतना और b में दे दे p q r s 4, तब तो ये फैक्टोरियल n वाला फॉर्मूला आपका कामयाब नहीं होगा। यहाँ पर ठीक है फैक्टोरियल n कर दिए 3, तो ये हो जाएगा 6, आंसर हो गया ये
लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला आपका ये है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाइएगा तब ठीक रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइएगा बाबू, आपको कह रहा है सो डैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपको ना तो ये 1 1 है ना तो ऑन टू है। कैसे इसे प्रूफ कीजिएगा? तो सबसे पहले 1 1 देखिएगा, 1 1 1 1 करने के लिए आप लेट कर लीजिए x1 कमा x2, x1 कमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। let us consider fx1 is equal to fx2, तो क्या हो जाएगा? मोड x1 is equal to मोड x2। अब बताइए, जब मोड है और रियल नंबर का सेट है तो अब यहां से आप हटाइएगा तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखना होगा। तो यहां से आपको दो सॉल्यूशन आता है, x1 इज इक्वल टू x2 होगा और एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। दो सॉल्यूशन आता है, ओनली ये नहीं आता है, इसलिए हेंस f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है बाबू, नॉट 1 1। अगर एरो डायग्राम से भी देखिएगा तो देखिए यहां पर हो गया a इज इक्वल टू आर, b इज इक्वल टू आर। थोड़ा देखिए, अगर एरो डायग्राम से एक बार देख लीजिए तो और क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 और -1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 का मोड 1 का वैल्यू कितना होता है? 1, और मोड -1 का भी वैल्यू क्या होगा? 1। तो ये 1 1 है? नहीं, 1 1 है। एरो डायग्राम से भी दिख रहा है कि ये 1 1 नहीं है। अब आइए ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है, तो रेंज निकालना होगा बाबू। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए तो डोमेन क्या दिया है इसका? डोमेन ये है R और ये को डोमेन है R। हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू मोड x। अब बताइए, मोड कभी भी पॉजिटिव 0 होता है और उसके बाद क्या होता है? मोड x क्या होता है? आप जानते हैं, क्योंकि मोड x का वैल्यू कितना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहा था तो ये बताया था, मोड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए y का भी वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रेंज क्या हो गया? y के वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं, y के वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या आ गया बाबू? रेंज क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन में तो टोटल रियल नंबर दिया है, टोटल रियल नंबर तो नहीं आया, हेंस f इज नॉट ऑन टू। अब क्या लिखेगा? हेंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हेंस f इज नाइदर 1 1 nor on 2, neither 1 1 nor on 2। f is neither 1 1 nor on 2। f आपका neither 1 1 है nor on 2 है। बात समझ में? इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी में सिग्नम फंक्शन दिया है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो सबका आप डिफिनीशन लगाकर बनाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप लोग घर पे ही हैं तो आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 कीजिएगा। आई थिंक आप लोगों से उसमें 12 क्वेश्चन है, उसका सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। कुछ नहीं बना तो हम इसके बाद उसका वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप वीडियो में देखकर समझ लीजिएगा, जो नहीं बना वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसमें फंसिएगा। आप लोग थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, आप लोग आसानी से इसके सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, इसे ध्यान से कीजिएगा। ये 12th क्लास का सिलेबस है और आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे में यूजफुल है, इसलिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।